लेसन 6। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित पिता के लिए सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को साक्षात्कार दिए। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आई और साक्षात्कार तुरंत शुरू हो गए। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठे, कॉफी पीते हुए और सिंगापुर की मेरी यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए। मुझे जिग जिगलर के साथ मंच साझा करना था। वह प्रेरणा पर बोल रहे थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोल रहा था। किसी दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहूंगी, उसने कहा। मैंने अखबार के लिए उसके लिखे कुछ लेख देखे थे और मैं प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली सख्त और स्पष्ट थी। उसके लेख पाठकों की रुचि जगाते थे। मैंने जवाब में कहा, तुम्हारी शैली बहुत बढ़िया है। तुम्हारे सपने को पूरा करने में क्या बाधा है? मेरा काम कहीं नहीं जाता, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बेहतरीन हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार में अपनी नौकरी रखता हूँ। कम से कम इससे बिलों का भुगतान तो होता है। क्या आपके पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे पास है, मैंने खुशी से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक दोस्त एक स्कूल चलाता है जो लोगों को बेचने का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर में कई शीर्ष निगमों के लिए बिक्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है और मुझे लगता है कि उसके किसी पाठ्यक्रम में भाग लेने से आपका करियर बहुत बेहतर होगा। वह सख्त होगा। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बेचना सीखने के लिए स्कूल जाना चाहिए? मैंने सिर हिलाए। आप गंभीर नहीं हैं? फिर से मैंने सिर हिलाए। इसमें क्या गलत है? मैं अब पीछे हट रहा था। वह किसी बात से नाराज थी और अब मैं चाह रहा था कि मैंने कुछ न कहा होता। मददगार बनने की कोशिश में मैंने खुद को अपने सुझाव का बचाव करते हुए पाया। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्स पर्सन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊंगी? मैं एक पेशेवर हूँ। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन बनना पड़े। मुझे सेल्स पर्सन से नफरत है। उन्हें बस पैसा चाहिए। तो मुझे बताओ कि मुझे सेल्स की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? वह अपना ब्रीफ केस पैक कर रही थी। साक्षात्कार समाप्त हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी लिखी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग किताब की कॉपी रखी थी। मैंने उसे उठाया और साथ ही उसके द्वारा अपने लीगल पैड पर लिखे गए नोट्स भी। क्या आप इसे देख रहे हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स की ओर देखा। क्या? उसने उलझन में कहा। फिर से मैंने जानबूझकर उसके नोट्स की ओर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं। मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैं एक भयानक लेखक हूँ, मैंने कहा। तुम एक महान लेखक हो। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास मास्टर डिग्री है। इन्हें एक साथ रखें और आपको एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक मिलेगा। उसकी आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखूं। तुम्हारे जैसे लोगों को लिखने का कोई काम नहीं है। मैं एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लेखक हूँ और तुम एक सेल्समैन हो। यह उचित नहीं है, उसने गुस्से में कहा। उसने अपने बाकी नोट्स एक तरफ रख दिए और बड़े कांच के दरवाजे से बाहर निकल गई। सिंगापुर की उमस भरी सुबह में कम से कम उसने मुझे अगली सुबह एक निष्पक्ष और अनुकूल लेख दिए। दुनिया स्मार्ट, प्रतिभाशाली, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों ओर है। कुछ दिन पहले मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी। मैं एक गैरेज में रुकी और युवा मैकेनिक ने कुछ ही मिनटों में इसे ठीक कर दिया। वह इंजन की आवाज सुनकर ही जान गया कि क्या गड़बड़ है।
मैं हैरान रह गई। वह सख्त हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बेचना सीखने के लिए स्कूल जाना चाहिए? मैंने सिर हिलाए। तुम गंभीर नहीं हो, हैन? फिर से मैंने सिर हिलाए। इसमें क्या गलत है? अब मैं पीछे हट रहा था। वह किसी बात से नाराज थी और अब मैं चाह रहा था कि मैंने कुछ न कहा होता। मददगार बनने की कोशिश में मैंने खुद को अपने सुझाव का बचाव करते हुए पाया। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्स पर्सन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊंगा? मैं एक पेशेवर हूँ। मैं पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गया था ताकि मुझे सेल्स पर्सन बनना पड़े। मुझे सेल्स पर्सन से नफरत है। उन्हें बस पैसा चाहिए। तो मुझे बताओ कि मुझे सेल्स की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? वह अपना ब्रीफ केस पैक कर रही थी। साक्षात्कार खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी लिखी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग किताब की कॉपी रखी थी। मैंने उसे उठाया और साथ ही उसके कानूनी पैड पर लिखे नोट्स भी। क्या तुम यह देख रही हो? मैंने उसके नोट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। फिर से मैंने जानबूझकर उसके नोट्स की ओर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं। मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैं एक बहुत खराब लेखक हूँ। मैंने कहा, तुम एक बेहतरीन लेखक हो। मैं सेल्स स्कूल गया था। तुम्हारे पास मास्टर डिग्री है। इन्हें एक साथ रखो और तुम्हें एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक मिलेगा। उसकी आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखूं। तुम्हारे जैसे लोगों को लिखने का कोई काम नहीं है। मैं एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लेखक हूँ और तुम एक सेल्समैन हो। यह उचित नहीं है, उसने गुस्से में कहा। उसने अपने बाकी नोट्स एक तरफ रख दिए और बड़े शीशे के दरवाजे से बाहर निकलकर सिंगापुर की उमस भरी सुबह में चली गई। कम से कम उसने मुझे अगली सुबह एक निष्पक्ष और अनुकूल लेख लिखा। दुनिया स्मार्ट, प्रतिभाशाली, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों ओर है। कुछ दिन पहले मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने कुछ ही मिनटों में इसे ठीक कर दिया। वह इंजन की आवाज सुनकर ही जान गया कि क्या गड़बड़ है। मैं हैरान था। मैं हमेशा हैरान रह जाता हूँ कि प्रतिभाशाली लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली, उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो सालाना $20,000 से भी कम कमाते हैं। एक व्यवसाय सलाहकार जो चिकित्सा व्यापार में माहिर है मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। इस पूरे समय मैंने सोचा कि जब वे स्नातक होंगे तो पैसे की बरसात होगी। यह वह व्यवसाय सलाहकार था जिसने मुझे यह मुहावरा दिया, वे महान धन से एक कौशल दूर है। इस मुहावरे का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक और कौशल सीखने और उसमें महारत हासिल करने की जरूरत है और उनकी आय में तेजी से उछाल आएगा। मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता लेखांकन, निवेश, विपणन और कानून का तालमेल है। इन 4 तकनीकी कौशलों को मिलाए और पैसे से पैसा कमाना ज्यादातर लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा आसान है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही कौशल पता होता है, वह है कड़ी मेहनत करना। कौशल के तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण अखबार के लिए काम करने वाला वह युवा लेखक था। अगर वह मेहनत से बिक्री और विपणन के कौशल सीखती तो उसकी आय में नाटकीय रूप से उछाल आता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन कॉपी राइटिंग में कुछ कोर्स करता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैं एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी की तलाश करता। भले ही वेतन में कटौती हो, वह सीखती कि सफल विज्ञापन में इस्तेमाल किए जाने वाले शॉर्टकट में कैसे संवाद किया जा
वह जनसंपर्क सीखने में भी समय बिताती, जो एक महत्वपूर्ण कौशल है। वह सीखती कि कैसे मुफ्त में लाखों प्रचार प्राप्त किए जाएं। फिर रात में और सप्ताहांत पर वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। जब यह समाप्त हो जाता तो वह अपनी किताब को बेहतर ढंग से बेच पाती। फिर थोड़े समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मैंने अपनी पहली किताब इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल लिखी तो एक प्रकाशक ने मुझे शीर्षक बदलने का सुझाव दिया। मैंने प्रकाशक से कहा कि इस तरह के शीर्षक के साथ मैं 2 किताबें बेचूंगा, एक अपने परिवार को और एक अपने सबसे अच्छे दोस्त को। समस्या यह है कि वे इसे मुफ्त में चाहते हैं। यह घृणित शीर्षक, अगर आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं, इसलिए चुना गया क्योंकि हम जानते थे कि इसे बहुत प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूँ और शिक्षा सुधार में विश्वास करता हूँ। अगर मैं शिक्षा का समर्थक नहीं होता तो मैं हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए क्यों दबाव डालता। इसलिए मैंने ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं ज्यादा टीवी और रेडियो शो में आ सकूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने के लिए तैयार था। कई लोगों ने सोचा कि मैं एक मूर्ख हूँ, लेकिन किताब बिकती चली गई। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी से स्नातक किया तो मेरे शिक्षित पिता बहुत खुश थे। कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल ने मुझे अपने तेल टैंकर बेड़े के लिए तीसरे साथी के रूप में काम पर रखा था। वेतन मेरे सहपाठियों की तुलना में कम था, लेकिन कॉलेज के बाद पहली असली नौकरी के लिए यह ठीक था। मेरा शुरुआती वेतन लगभग $42,000 प्रति वर्ष था, जिसमें ओवरटाइम भी शामिल था, और मुझे केवल 7 महीने काम करना था। मेरे पास 5 महीने की छुट्टी थी। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टी लेने के बजाय वियतनाम में एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ भाग सकता था और आसानी से अपना वेतन 2 गुना कर सकता था। मेरे आगे एक शानदार करियर था। फिर भी मैंने कंपनी के साथ 6 महीने बाद इस्तीफा दे दिया और उड़ान भरना सीखने के लिए मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गए। मेरे शिक्षित पिता बहुत दुखी थे। अमीर पिता ने मुझे बधाई दी। स्कूल और कार्यस्थल में लोकप्रिय राय विशेषज्ञता के विचार की है, यानी अधिक पैसा कमाने या पदोन्नति पाने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मेडिकल डॉक्टर तुरंत ऑर्थोपेडिक्स या पीडियाट्रिक्स जैसी विशेषज्ञता की तलाश शुरू कर देते हैं। यही बात अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, पायलट और अन्य लोगों पर भी लागू होती है। मेरे शिक्षित पिता भी इसी सिद्धांत पर विश्वास करते थे। यही कारण है कि जब उन्होंने अंततः डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तो वे बहुत रोमांचित थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो कम से कम के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं। अमीर पिता ने मुझे बिल्कुल इसके विपरीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका सुझाव था कि आपको बहुत कुछ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। यही कारण है कि मैंने कई वर्षों तक उनकी कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके लेखा विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन पाता, लेकिन वे चाहते थे कि मैं ऑस्मोसिस के माध्यम से सीखूं। अमीर पिता जानते थे कि मैं शब्दावली सीख लूंगा और समझ जाऊंगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मैंने बस बॉय और निर्माण कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया और साथ ही बिक्री, आरक्षण और विपणन में भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने जोर दिया कि हम उनके बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट और दलालों के साथ बैठकों में बैठे। वह चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ा बहुत जानें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित पिता ने मुझसे दिल की बात की। वह हैरान थे। वह मेरे उस करियर से इस्तीफा देने के फैसले को समझ नहीं पाए, जिसमें उच्च वेतन, बेहतरीन लाभ, ढेर सारी छुट्टियां और पदोन्नति के अवसर थे। जब उन्होंने मुझसे एक शाम पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैं उन्हें यह नहीं समझा सका।
हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, मेरा तर्क उनके तर्क से मेल नहीं खाता था। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर पिता का तर्क था। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना ही सब कुछ था। शिक्षित पिता को लगता था कि मैं जहाज का अधिकारी बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर पिता जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करने के लिए स्कूल गया था। इसलिए एक छात्र के रूप में मैंने मालवाहक जहाजों, तेल टैंकरों और यात्री जहाजों को सुदूर पूर्व और दक्षिण प्रशांत में चलाए। रिच डैड ने इस बात पर जोर दिया कि मुझे यूरोप जाने के बजाय प्रशांत महासागर में ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उभरते हुए देश एशिया में है, यूरोप में नहीं। जब माइक सहित मेरे अधिकांश सहपाठी अपने बिरादरी के घरों में पार्टी कर रहे थे, मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में व्यापार, लोगों, व्यवसाय शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा था, लेकिन यह किसी बिरादरी के घर में नहीं था। शिक्षित पिता यह समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने नौकरी छोड़कर मरीन कॉर्प्स में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उनसे कहा कि मैं उड़ना सीखना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं सैनिकों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर पिता ने मुझे समझाया कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित पिता को सैन्य सेवा से छूट थी। अमीर पिता खतरनाक परिस्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखने को महत्व देते थे। उन्होंने कहा, नेतृत्व वह है जो आपको आगे सीखने की आवश्यकता है। यदि आप एक अच्छे नेता नहीं हैं, तो आपको पीठ में गोली मार दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे व्यवसाय में होती है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने अपना कमीशन त्याग पत्र दे दिया। हालांकि मुझे उड़ना पसंद था। मुझे जेरोक्स कॉर्प में नौकरी मिल गई। मैं एक कारण से इसमें शामिल हुआ, और यह लाभ के लिए नहीं था। मैं एक शर्मीला व्यक्ति था, और बेचने का विचार दुनिया का सबसे भयावह विषय था। जेरोक्स के पास अमेरिका में सबसे अच्छे बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। अमीर पिता को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित पिता को शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हें लगता था कि सेल्स पर्सन उनसे नीचे है। मैंने जेरोक्स के साथ 4 साल तक काम किया, जब तक कि मैंने दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार किए जाने के अपने डर पर काबू नहीं पा लिया। एक बार जब मैं लगातार बिक्री में शीर्ष 5 में आ गया, तो मैंने फिर से इस्तीफा दे दिया और एक बेहतरीन कंपनी के साथ एक और शानदार करियर छोड़कर आगे बढ़ गए। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई। अमीर पिता ने माइक और मुझे कंपनियों को संभालने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें बनाना और उन्हें एक साथ रखना सीखना था। मेरा पहला उत्पाद, नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट, सुदूर पूर्व में निर्मित किया गया था और न्यूयॉर्क के एक गोदाम में भेजा गया था, जहां मैं स्कूल गया था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी, और यह मेरे पंखों की परीक्षा लेने का समय था। अगर मैं असफल हो गया, तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। अमीर पिता ने 30 साल की उम्र से पहले दिवालिया हो जाना सबसे अच्छा समझा। तुम्हारे पास अभी भी ठीक होने का समय है, उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज भी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता हूँ, और जैसा कि मेरे अमीर पिता ने मुझे करने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं उभरते देशों की तलाश करता रहता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस खत्म हो जाना का संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि यह लाखों लोगों पर लागू होता है। चूंकि स्कूल वित्तीय बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता नहीं मानते, इसलिए अधिकांश कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और बिलों का भुगतान करते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है, कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला जाए।
और मालिक बस इतना ही भुगतान करते हैं कि कर्मचारी नौकरी न छोड़े। और अगर आप अधिकांश कंपनियों के वेतनमान देखें तो मैं फिर से कहूँगा कि इस कथन में कुछ हद तक सच्चाई है। इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि अधिकांश कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, एक सुरक्षित नौकरी पाए। ज्यादातर कर्मचारी वेतन और लाभ के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन्हें अल्पावधि में पुरस्कृत करते हैं, लेकिन अक्सर लंबे समय में विनाशकारी होते हैं। इसके बजाय मैं युवा लोगों को सलाह देता हूं कि वे जो कमाएंगे उससे ज्यादा जो वे सीखेंगे उसके लिए काम करें। किसी खास पेशे को चुनने से पहले और चूहे की दौड़ में फंसने से पहले देखें कि वे कौन से कौशल हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब लोग बिल भुगतान की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे उन धातु के पहियों में इधर-उधर भागते हुए उन छोटे हैमस्टर की तरह हो जाते हैं। उनके छोटे प्यारे पैर तेजी से घूम रहे हैं, पहिया तेजी से घूम रहा है, लेकिन कल सुबह वे फिर भी उसी पिंजरे में होंगे। बढ़िया काम। टॉम क्रूज अभिनीत जेरी मैगुएर फिल्म में कई बेहतरीन वन लाइनर है। शायद सबसे यादगार है, मुझे पैसे दिखाओ। लेकिन एक लाइन है जो मुझे सबसे सच्ची लगी। यह उस दृश्य से आता है जहां टॉम क्रूज फिल्म छोड़ रहे हैं। उन्हें अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वे पूरी कंपनी से पूछ रहे हैं, कौन मेरे साथ आना चाहता है? और पूरी जगह खामोश और जमी हुई है। केवल एक महिला बोलती है और कहती है, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे 3 महीने में पदोन्नति मिलनी है। यह कथन संभवतः पूरी फिल्म में सबसे सच्चा कथन है। यह उस तरह का कथन है जिसका उपयोग लोग खुद को व्यस्त रखने के लिए करते हैं, बिलों का भुगतान करने के लिए काम करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे शिक्षित पिता हर साल अपने वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा करते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे और अधिक योग्यता प्राप्त करने के लिए स्कूल वापस जाते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। फिर एक बार फिर एक और निराशा होती थी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, यह दैनिक गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या लोग यह देखते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहाँ ले जा रही है, भविष्य में क्या होने वाला है। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग गेस कार्पे लिखते हैं, मैंने एक प्रमुख राष्ट्रीय पेंशन परामर्श फर्म के मुख्यालय का दौरा किया और एक प्रबंध निदेशक से मुलाकात की जो शीर्ष प्रबंधन के लिए शानदार सेवानिवृत्ति योजनाओं को डिजाइन करने में माहिर है। जब मैंने उनसे पूछा कि जिन लोगों के पास कोने के कार्यालय नहीं है, वे पेंशन आय के रूप में क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो उन्होंने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा, सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाए और कहा, अगर बेबी बूमर्स को पता चलता है कि उनके पास बड़े होने पर जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वे हमेशा अपना दिमाग उड़ा सकते हैं। कार्पेल पुरानी परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं और नई 401 के योजनाओं के बीच अंतर बताते हैं, जो जोखिम भरी है। यह आज काम करने वाले अधिकांश लोगों के लिए एक अच्छी तस्वीर नहीं है और यह केवल सेवानिवृत्ति के लिए है। चिकित्सा शुल्क और दीर्घकालिक नर्सिंग होम देखभाल को जोड़े और तस्वीर भयावह है। पहले से ही समाजीकृत चिकित्सा वाले देशों में कई अस्पतालों को कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है, जैसे कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। वे ये निर्णय पूरी तरह से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने बूढ़े हैं। यदि मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर किसी कम उम्र के व्यक्ति को चिकित्सा सेवा दे देते हैं। वृद्ध गरीब मरीज को लाइन में पीछे छोड़ दिया जाता है। जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग खुद को जीवित रख पाएंगे, जबकि जिनके पास कम धन है वे मर जाएंगे। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है, क्या कर्मचारी भविष्य की ओर देख रहे हैं या सिर्फ अपने अगले वेतन तक? कभी यह सवाल नहीं करते कि वे कहाँ जा रहे हैं।
जब मैं वयस्कों से बात करता हूँ जो अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ। मैं उनके जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देता हूँ, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो मैं मानता हूँ कि महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें सुझाव देता हूँ कि वे दूसरी नौकरी करें जो उन्हें दूसरा कौशल सिखाएगी। मैं अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, अगर वे बिक्री कौशल सीखना चाहते हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के पास बेहतरीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जो लोगों को असफलता और अस्वीकृति के डर से उबरने में मदद करते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण है। लंबे समय में शिक्षा पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ, तो मैं अक्सर जवाब में सुनता हूँ, ओह यह बहुत परेशानी है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। अगर वे कहते हैं यह बहुत परेशानी है, तो मैं पूछता हूँ, तो आप अपनी सारी जिंदगी काम करके अपनी कमाई का 50% सरकार को देना पसंद करेंगे? अगर वे मुझसे कहते हैं मैं केवल वही करता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, तो मैं कहता हूँ मुझे जिम जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं बेहतर महसूस करना चाहता हूँ और लंबे समय तक जीना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी न हो, तब तक बदलना मुश्किल है। लेकिन आप में से जो लोग कुछ नया सीखने के विचार से असमंजस में हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द पेश करता हूँ, जीवन जिम जाने जैसा ही है। सबसे दर्दनाक हिस्सा जाने का फैसला करना है। एक बार जब आप इससे आगे निकल जाते हैं, तो यह आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहे हैं जब मुझे जिम जाने से डर लगता था, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूं और हरकत में आ जाता हूं, तो यह एक खुशी की बात होती है। कसरत खत्म होने के बाद मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने खुद से जाने के लिए कहा। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो सुनिश्चित करें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, वह यूनियनबद्ध श्रमिक संघ विशेषज्ञों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। मेरे शिक्षित पिता गवर्नर के साथ अनुग्रह से गिरने के बाद हवाई में शिक्षक संघ के प्रमुख बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन नौकरी थी। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता ने अपनी कंपनियों को यूनियन बनने से बचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे सफल रहे, हालांकि यूनियनें करीब आ गई थीं, लेकिन अमीर पिता हमेशा उनसे लड़ने में सक्षम थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की जरूरत और फायदे देख सकता हूँ। अगर आप स्कूल की सलाह के अनुसार करते हैं, तो अत्यधिक विशेषज्ञ बने, फिर यूनियन सुरक्षा की तलाश करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने उड़ान कैरियर को जारी रखता, तो मैं ऐसी कंपनी की तलाश करता जिसमें पायलटों का मजबूत यूनियन। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसे कौशल को सीखने के लिए समर्पित होता जो सिर्फ एक उद्योग में मूल्यवान था। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर कर दिया जाता, तो मेरे जीवन के कौशल दूसरे उद्योग के लिए उतने मूल्यवान नहीं होते। एक विस्थापित वरिष्ठ पायलट जिसने 1 लाख घंटे भारी एयरलाइन परिवहन समय के साथ $1,50,000 प्रति वर्ष कमाया हो, को स्कूल में पढ़ाने के लिए एक समान उच्च भुगतान वाली नौकरी पाने में कठिनाई होगी। कौशल जरूरी नहीं कि उद्योग से उद्योग में स्थानांतरित हो। एयरलाइन उद्योग में पायलटों को जिन कौशलों के लिए भुगतान किया जाता है, वे स्कूल प्रणाली में उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सच है। चिकित्सा में सभी परिवर्तनों के साथ कई चिकित्सा विशेषज्ञों को HMO जैसे चिकित्सा संगठनों के अनुरूप होने की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षकों को निश्चित रूप से संघ के सदस्य होने की आवश्यकता है। आज अमेरिका में शिक्षक संघ सबसे बड़ा और सबसे अमीर श्रमिक संघ है। NEA, राष्ट्रीय शिक्षा संघ, का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है।
शिक्षकों को अपने संघ के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कौशल भी शिक्षा के बाहर एक उद्योग के लिए सीमित मूल्य के हैं। इसलिए अंगूठे का नियम है, अत्यधिक विशिष्ट, फिर संघ बनाओ। यह करने के लिए एक बुद्धिमानी वाली बात है। जब मैं अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले वर्गों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स की तुलना में बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं, लगभग सभी छात्र अपने हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, तो अगर आप में से ज्यादातर लोग बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे कैसे कमाता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में बेहतरीन है। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग इसलिए गरीब हैं, क्योंकि वे बेहतर हैमबर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त एक बेहतरीन कलाकार है। वह काफी पैसा कमाता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे फोन करके बताया कि उसकी माँ ने उसके लिए $35,000 छोड़े हैं। वकील और सरकार द्वारा अपने शेयर लेने के बाद उसकी संपत्ति में से यही बचा था। तुरंत ही उसने इस पैसे का कुछ हिस्सा विज्ञापन में इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर देखा। 2 महीने बाद उसका पहला 4 रंग पूरे पृष्ठ का विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में छपा, जो बहुत अमीर लोगों को लक्षित करती थी। विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन से कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी विरासत अब चली गई है। अब वह पत्रिका पर गलत बयानी का मुकदमा करना चाहता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का सामान्य मामला है जो एक सुंदर हैमबर्गर बना सकता है, लेकिन व्यवसाय के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका एकमात्र जवाब था, विज्ञापन विक्रेता बदमाश होते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बिक्री और प्रत्यक्ष विपणन में कोई कोर्स करने के लिए तैयार है। उनका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं, इसलिए नहीं कि वे क्या जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं जानते। वे हैमबर्गर बेचने और वितरित करने के कौशल के बजाय बेहतर हैमबर्गर बनाने के अपने कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हो सकता है कि मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा हैमबर्गर न बनाता हो, लेकिन वे एक बुनियादी औसत बर्गर बेचने और वितरित करने में सबसे अच्छे हैं। गरीब पिताजी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। अधिक भुगतान पाने के बारे में उनका यही दृष्टिकोण था। हवाई के गवर्नर द्वारा यह कहे जाने के बाद भी कि वे अब राज्य सरकार में काम नहीं कर सकते, मेरे शिक्षित पिताजी ने मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा। शिक्षित पिता ने फिर शिक्षक संघ का मुद्दा उठाया। इन अत्यधिक कुशल और शिक्षित पेशेवरों के लिए और अधिक सुरक्षा और लाभ के लिए अभियान चलाए। हम अक्सर बहस करते थे, लेकिन मुझे पता है कि वह कभी इस बात से सहमत नहीं थे कि अति विशेषज्ञता ही संघ संरक्षण की आवश्यकता का कारण है। उन्होंने कभी नहीं समझा कि आप जितने अधिक विशिष्ट होते हैं, आप उतने ही अधिक फंस जाते हैं और उस विशेषता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर पिता ने सलाह दी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई निगम भी यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल से निकले एक युवा होनहार छात्र को ढूंढते हैं और उसे तैयार करना शुरू करते हैं ताकि वह किसी दिन कंपनी को संभाल सके। इसलिए ये होनहार युवा कर्मचारी किसी एक विभाग में विशेषज्ञता हासिल नहीं करते। उन्हें व्यवसाय प्रणालियों के सभी पहलुओं को सीखने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को व्यवसाय के संचालन और विभिन्न विभागों के आपस में कैसे संबंध है, इसका समग्र ज्ञान प्राप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा माना जाता था। आज इसे स्मार्ट माना जाता है। चूंकि लोग कौशल में अधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे,
तो क्यों न कमाने के बजाय अधिक सीखने की कोशिश की जाए। अल्पावधि में यह आपको कम कमा सकता है, लेकिन यह दीर्घावधि में लाभांश देगा। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल है। 1. नकदी प्रवाह का प्रबंधन। 2. प्रणालियों का प्रबंधन। 3. लोगों का प्रबंधन। सबसे महत्वपूर्ण विशेष कौशल बिक्री और विपणन है। बेचने की क्षमता, किसी अन्य इंसान से संवाद करने की, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या बच्चा हो, व्यक्तिगत सफलता का आधार कौशल है। संचार कौशल जैसे कि लिखना, बोलना और बातचीत करना सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये ऐसे कौशल हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूँ। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शैक्षिक संसाधन खरीदता हूँ। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मेरे शिक्षित पिता जितना अधिक सक्षम होते गए, उतनी ही अधिक मेहनत करते गए। वे जितने अधिक विशेषज्ञ होते गए, उतने ही अधिक फंसते गए। हालांकि उनका वेतन बढ़ गया, लेकिन उनके विकल्प कम हो गए। सरकारी काम से बाहर होने के तुरंत बाद उन्हें पता चला कि वे पेशेवर रूप से कितने कमजोर थे। यह पेशेवर एथलीटों की तरह है जो अचानक घायल हो जाते हैं या खेलने के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं। उनका एक बार उच्च वेतन वाला पद चला गया है और उनके पास सीमित कौशल है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मेरे शिक्षित पिता ने उसके बाद यूनियनों का इतना पक्ष लिया। उन्हें एहसास हुआ कि यूनियन से उन्हें कितना फायदा होगा। अमीर पिता ने माइक और मुझे बहुत कुछ जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें हमसे ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करने और एक टीम के रूप में काम करने के लिए समझदार लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज इसे पेशेवर विशेषताओं का तालमेल कहा जाएगा। आज मैं पूर्व स्कूली शिक्षकों से मिलता हूं जो सालाना सैकड़ों हजारों डॉलर कमाते हैं। वे इतना कमाते हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ साथ अन्य कौशल भी है। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच सकते हैं। मैं बिक्री और विपणन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और कौशल नहीं जानता। बिक्री और विपणन के कौशल ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, मुख्य रूप से अस्वीकृति के डर के कारण। आप संवाद करने, बातचीत करने और अस्वीकृति के डर को संभालने में जितने बेहतर होंगे, जीवन उतना ही आसान होगा। जैसे मैंने उस अखबार के लेखक को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहता था, आज किसी और को भी यही सलाह देता हूँ। तकनीकी रूप से विशेषज्ञ होने के अपने गुण और कमजोरियां हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे अन्य मनुष्यों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकते और परिणामस्वरूप उनकी कमाई बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे सिर्फ 1 साल बेचना सीखने में बिताएं। भले ही वे कुछ भी न कमाएं, लेकिन उनके संचार कौशल में सुधार होगा और यह अमूल्य है। अच्छे शिक्षार्थी, विक्रेता और विपणक होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे छात्र भी होने चाहिए। वास्तव में अमीर होने के लिए हमें देने के साथ साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। वित्तीय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और प्राप्त करने की कमी होती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो गरीब है क्योंकि वे न तो अच्छे छात्र हैं और न ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों पिता उदार व्यक्ति थे। दोनों ने पहले देने की आदत बनाई। शिक्षण उनके देने के तरीकों में से एक था। जितना अधिक वे देते थे, उतना ही अधिक उन्हें मिलता था। एक स्पष्ट अंतर पैसे देने में था। मेरे अमीर पिता ने बहुत सारा पैसा दान किया। उन्होंने अपने चर्च, चैरिटी और अपने फाउंडेशन को दिया। वह जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होगा। पैसा देना अधिकांश महान धनी परिवारों का रहस्य है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन हैं। ये ऐसे संगठन हैं जो उनकी संपत्ति को लेने और उसे बढ़ाने के साथ साथ उसे हमेशा के लिए दान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मेरे शिक्षित पिता हमेशा कहते थे, जब मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसा होगा
तो मैं उसे दे दूंगा। समस्या यह थी कि कभी भी अतिरिक्त पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक पैसा आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की। देओ और तुम्हें मिलेगा, इसके बजाय वह इस बात पर विश्वास करता था। पाओ और फिर दो। निष्कर्ष में मैं दोनों पिता बन गए। मेरा एक हिस्सा एक कट्टर पूंजीवादी है जो पैसे कमाने के खेल से प्यार करता है। दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक है जो अमीर और गरीब के बीच इस लगातार बढ़ते अंतर से गहराई से चिंतित है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बढ़ते अंतर के लिए मुख्य रूप से पुरातन शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानता हूँ।